मैंने गांधी को क्यों मारा? भाग 5 का 7। शीर्षक: गांधी की नीतियों की खुली पोल। 6 युद्ध के अंत में संविधान सभा की प्रक्रिया द्वारा देश की पूर्ण आज़ादी के प्रश्न का फैसला किया जाएगा। 7 यदि कोई संशोधन नहीं हुआ तो वायसराय सभी भारतीयों द्वारा संभाले गए पोर्टफोलियो कार्यक्षेत्र के साथ अपनी सरकार का पुनर्गठन करेगा, जैसा कि ऊपर बिंदु 2 में इंगित किया गया है। 8 जिन लोगों ने अभी 3 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और जिन्होंने लोगों को करो या मरो नारे से ब्रिटिश सरकार के विद्रोह का आह्वान किया, वे ही चुपचाप ब्रिटिश वायसराय के नेतृत्व में और उनके द्वारा प्रस्थापित नियमों और शर्तों के तहत दिए गए कार्यभार स्वीकार करने को प्रस्तुत होंगे। वास्तविकता तो यह थी कि भारत छोड़ो आंदोलन विफल हो गया था और कांग्रेस पार्टी के पास इसके बाद कुछ भी कार्रवाई करने का विकल्प या कार्यक्रम तैयार नहीं था, चाहे उसके लिए पार्टी तैयार थी चाहे नहीं। यही सच था। कांग्रेस के पतन के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि मो जिन्ना अकेले विजेता थे। जिन्ना को कांग्रेस की विफलता से भविष्य की चर्चाओं में मुसलमानों को 50% प्रतिनिधित्व मिलने का सामरिक लाभ मिला। द्विराष्ट्र के सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा मिला। हालांकि सम्मेलन का हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त करने का उद्देश्य विफल रहा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रारंभ में तथाकथित कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें भारत के तत्कालीन सचिव अब लॉर्ड लॉरेंस, युद्ध मंत्री श्री अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। प्रधानमंत्री श्री एटली ने संसद में एक भाषण के माध्यम से उनके आगमन की घोषणा की। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में इस शर्त पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के दृढ़ संकल्प की घोषणा की कि भारतीय एक सामान्य योजना के लिए सहमत हों। समझौता मिशन के काम की धुरी था, लेकिन यह घातक था। कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी, लेकिन वे अपने दृढ़ विश्वास में स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे। उसमें दृढ़ता का अभाव था। परंतु दूसरी ओर मो जिन्ना ने भारत को विभाजित करने की मांग की, लेकिन दृढ़ता से की। इन दोनों विरोधी मांगों के सामने मिशन किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया और दोनों, कांग्रेस और जिन्ना, से अनौपचारिक चर्चा के बाद 15 मई 1946 को मिशन ने इसका समाधान बताया। मिशन ने इसे अस्वीकार करने के कई कारण बताए। भारत की एकता का समर्थन तो किया, किंतु धीरे से भूमिका बनाते हुए पाकिस्तान निर्माण की बात कही। प्रस्तावों के अनुच्छेद पैराग्राफ 15 में मिशन ने 6 शर्तों का खुलासा किया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार एक संविधान सभा बुलाने और एक स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए राजी हो गई। ये 6 प्रस्ताव इस तरह तैयार किए गए थे जिसमें भारत की एकता और अखंडता की कल्पना को रोका जा सके, और चाहे संविधान सभा एक निर्वाचित मंडल था तो भी भारत की पूरी स्वतंत्रता रोकी जा सके। कांग्रेस की पार्टी भारत छोड़ो की विफलता से इतना निराश हो चुकी थी कि इतने अडिग राष्ट्रवाद के होते हुए भी भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। इसी कारण कांग्रेस मिशन के समक्ष एक तरह से पाकिस्तान को अलग देश स्वीकारते हुए उसके प्रस्तावों को स्वीकार करती हुई नजर आ रही थी और प्रत्यक्ष रूप से भारत का विघटन निर्विवाद रूप से तय हो गया। कांग्रेस ने इस चाल को स्वीकार तो कर लिया, पर सरकार बनाने के लिए सहमत नहीं हुई। मुद्दा यह था कि कांग्रेस को सरकार बनाने और बिना शर्त योजना को स्वीकार करने के लिए कहा गया था। मो जिन्ना ने राजद्रोह के लिए ब्रिटिश सरकार की निंदा की और मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई बैठक शुरू कर दी। बंगाल, पंजाब, बिहार और मुंबई में इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर नरसंहार, आगजनी, लूटपाट और उल्लंघन के दृश्य बन गए। पीड़ितों की भारी संख्या हिंदुओं की थी। कांग्रेस भयभीत थी, लेकिन शक्तिहीन थी और किसी भी हिंदू को कहीं भी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही। गवर्नर जनरल के पास अधिनियम 1935 के तहत भारत में कहीं भी अशांति या शांति भंग होने की स्थिति में हस्तक्षेप कर स्थिति पर नियंत्रण करने की शक्ति, अधिकार थी, पर वह केवल देखता रहा और अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया।
कई लाख लोग मारे गए, हजारों महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उनमें से कुछ का अभी तक पता नहीं चला है। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, लाखों रुपए की संपत्ति लूटी गई, जला दी गई या नष्ट कर दी गई। महात्मा जैसे पहले थे, अभी भी वही थे, हिंदू मुस्लिम एकता हासिल करने के अपने लक्ष्य से दूर। न कांग्रेस का जिन्ना के सामने आत्मसमर्पण। अगले साल 1947 कांग्रेस पार्टी ने मो जिन्ना की बंदूक की नोक पर निष्क्रियता से जिन्ना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वह जगजाहिर है। इस पूरे आख्यान का आधारभूत सूत धागा गांधी जी का मुसलमानों के प्रति बढ़ते मोह और उसके शिखर पर पहुंच जाने की कथा है। उन्होंने लाखों विस्थापित हिंदुओं के लिए सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं कहा। मुझे इस बात से यह समझ आया कि उनके मन में अगर इंसानियत का भाव था तो वह सिर्फ मुसलमानों के लिए था, हिंदू किसी गिनती में थे ही नहीं। मैं गांधी की इन सभी अभिव्यक्तियों से हैरान था। पाकिस्तान पर अस्पष्ट बयान। आपके एक लेख में आपने लिखा कि गांधी जी सतही तौर पर केवल नाममात्र का पाकिस्तान बनने के विरोधी थे। गांधी जी ने खुले तौर पर घोषणा करते हुए कहा था कि अगर मुसलमान किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चाहते थे तो उन्हें वह पाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। केवल महात्मा समझ सकते थे कि उस कथन का क्या अर्थ है। यह एक भविष्यवाणी थी, बयान था या पाकिस्तान के दावे की अस्वीकृति थी। कश्मीर के महाराजा को गलत सलाह। गांधी जी ने बार बार कश्मीर के बारे में कहा कि शेख अब्दुल्ला को पद सौंपा जाना चाहिए और कश्मीर के महाराजा को बनारस का रुख करना पड़ा, वह भी केवल इसलिए क्योंकि कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। यह निर्णय गांधी द्वारा अपनाए गए हैदराबाद के उनके रवैये के विपरीत था। जहाँ की अधिकांश आबादी हिंदू थी, वहाँ तो गांधी जी ने निज़ाम को मक्का जाने की सलाह नहीं दी। माउंटबेटन ने भारत को विभाजित किया। 15 अगस्त 1946 के बाद से मुस्लिम लीग की निजी सेनाओं ने जहां कहीं भी हाथ रख सकते थे, हिंदुओं को मारना, तबाह करना और नष्ट करना शुरू कर दिया। लॉर्ड वेवेल, तत्कालीन वायसराय, निस्संदेह सब कुछ देखकर व्यथित थे, लेकिन उन्होंने भी भारत सरकार के पास 1935 के अधिनियम के तहत इस मानव होम और आहुति चक्र को रोकने के सभी अधिकार थे, पर उन्होंने उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया और बंगाल से कराची तक हिंदुओं का रक्त बहने पर भी दक्कन से इस सब के विरुद्ध निंदा करने वाली कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आईं। हिंदू उत्पीड़न का शिकार होते रहे। 2 सितंबर 1946 से तथाकथित राष्ट्रीय सरकार, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करने वाले दो तत्व थे और सत्ता में थे, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता, जो कांग्रेस के 50% सदस्य थे, उन्होंने गठबंधन सरकार के हर काम को असंभव बनाने का यथाशक्ति प्रयास किया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने गठबंधन सरकार को हर तरह से तोड़ने की पूरी कोशिश की। मुस्लिम लीग के सदस्य जितने कपटी और विश्वासघाती थे, गांधी जी का उनके प्रति उतना ही अधिक मोह था। लॉर्ड वेवेल को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। उनमें कुछ विवेक था, उनका ज़मीर जागृत था, जो उन्हें भारत के विभाजन का समर्थन करने से रोकता था। लॉर्ड वेवेल ने खुले तौर पर यह घोषित किया कि यह विभाजन अनावश्यक और अवांछनीय दोनों था। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। राजा लॉग के बाद किंग स्टोक आया। दक्षिण पूर्व एशिया का यह सर्वोच्च सेनापति एक जन्मजात सैनिक था और निर्भीकता तथा दृढ़ता जैसे गुणों के लिए वह प्रख्यात था। वह भारत बनाने या मरने के लिए दृढ़ संकल्पित भारत आया था और बनाया, यानी विभाजित भारत। वह मानव वध के प्रति उदासीन था, मानो उसे कोई फर्क न पड़ता हो। उसकी आंखों के सामने खून की नदियां बहीं। जाहिर है उसने सोचा होगा कि हिंदुओं के वध के साथ उसके कई विरोधी भी मारे जाएंगे। जितना अधिक शत्रुओं का सहार होगा, उतनी ही बड़ी जीत होगी। उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अथक प्रयास किया और निष्कर्ष भी तार्किक दृष्टि से वैसा ही निकला।
जून 1948 से बहुत पहले सत्ता सौंपने की आधिकारिक तारीख पर हिंदुओं की कुल हत्याओं का असर दिखाई देने लगा था। जिस कांग्रेस ने अपने राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की शेखी बघारी थी, उसने सचमुच जिन्ना की बंदूक की नोक पर पाकिस्तान बनना स्वीकार कर लिया था और मुँह जिन्ना के सामने दयनीय रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 तक भारतीय क्षेत्र का 1/3 हिस्सा विदेशी भूमि बन गया। कांग्रेस की मंडलियों में लॉर्ड माउंटबेटन का वर्णन भारत के अब तक के ज्ञात सबसे महान वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में किया गया। 30 जून 1948, 10 महीने पहले भारत को डोमिनियन, अनौपचारिक रूप से स्वतंत्र भारत राज्य के रूप में जाना जाने लगा था। 30 साल की निर्विवाद तानाशाही के बाद गांधी जी ने यही हासिल किया और कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वतंत्रता कहा। दुनिया के इतिहास ने आज तक शायद ही कभी किसी भी इस तरह के नरसंहार या उसके परिणाम को स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संज्ञा दी हो। किसी भी इतिहास ने इतने घोर नरसंहार को स्वतंत्रता के नाम पर शायद ही अनदेखा किया होगा। भारत में 1946, 1947 और 1948 में जो हुआ, उसे अगर शांतिपूर्ण कहा जाए तो सोचने का विषय यह है कि फिर हिंसक क्या होगा। आखिर में हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंत में फट ही गया और नेहरू तथा उनके गिरोह की सहमति से एक अलग धार्मिक और सांप्रदायिक राज्य स्थापित किया गया और उसे बलिदान की कीमत पर उनके द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहा गया था। किसका बलिदान? गांधी जी गायों की बलि देते थे। गांधी जी यह दिखाते अवश्य थे कि वे गायों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा रखते थे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में स्वयं कभी कदम नहीं बढ़ाया। इसके विपरीत अपनी प्रार्थना के बाद अपने एक भाषण में उन्होंने गायों का वध बंद करने की कोशिश के दावे का समर्थन करने में अपनी असमर्थता को स्वीकार किया था। इस संबंध में उद्धृत उनके भाषण का एक अंश उद्धृत कर रहा हूँ। राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचित किया कि गोहत्या कानून पर प्रतिबंध के संबंध में उनके पास लगभग 50,000 पोस्ट कार्ड और आगरा के 20 से 30,000 टेलीग्राम आए हैं। इस विषय में मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ। आखिर क्यों उन्होंने मुझे इतने पत्र और तार भेजे? ऐसा नहीं है कि उनका कोई फायदा नहीं हुआ हो। गायों के वध पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी इच्छा उस पर कैसे थोप सकता हूँ जो गोहत्या नहीं छोड़ना चाहता? भारत केवल हिंदुओं का नहीं है। मुसलमान, पारसी और ईसाई सब यहाँ रहते हैं। यह दावा बिल्कुल गलत है कि भारत हिंदुओं की धरती बनकर रह गया है। यह भूमि उन सभी की है जो यहाँ रहते हैं। एक ऐसे रूढ़िवादी वैष्णव हिंदू को जानता हूँ जो अपने बच्चे को गाय का सूप पिलाते हैं। तिरंगे झंडे को हटाना। कांग्रेस ने गांधी जी के सम्मान में चरखे के साथ तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। कई मौकों पर इस तिरंगे की प्रशंसा भी की गई। कांग्रेस की हर सभा में झंडा फहराया जाता था। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। प्रभात फेरी भी इस झंडे को आगे लेकर चलने से शुरू होती थी। हर प्रभात फेरी इस झंडे के बिना अधूरी थी। कांग्रेस की काल्पनिक या वास्तविक सफलता अवसर पर इस झंडे से सार्वजनिक सभाओं, जैसे कि दुकानों और निजी आवासों, दोनों को सजाया जाता। यदि कोई हिंदू शिवाजी के भगवा झंडे को महत्व देता, वह शिवाजी जिसने भारत को मुस्लिम शासकों से आज़ाद कराया, तो उसे हिंदू सांप्रदायिक माना जाता था। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि गांधी जी के इस तिरंगे झंडे ने कभी भी किसी भी हिंदू महिला को बलात्कार या किसी मंदिर को अपवित्र होने से नहीं बचाया। फिर भी उत्साही कांग्रेसियों ने स्वर्गीय भाई परमानंद को एक बार ध्वज को श्रद्धांजलि देने में विफल होने पर उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक भवन पर उस झंडे को फहराकर अपनी देशभक्ति की अभिव्यक्ति की थी। ऐसा माना जाता है कि बंबई के एक मेजर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि खो दी थी क्योंकि उसकी पत्नी ने निगम भवन में यह झंडा फहराया था।
ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के लोगों की वफादारी उनके राष्ट्रीय ध्वज से जानी जा सकती है। जब महात्मा गांधी ने 1946 में हिंदुओं पर हुए क्रूर हमलों के बाद नोआखाली और टिप्पर से यात्रा की, तो ध्वज को अपने अस्थायी केबिन में फहराया था। हालांकि जब एक मुसलमान ने वहां जाकर उस झंडे की उपस्थिति का विरोध किया, तो गांधी जी ने तुरंत उस झंडे को हटाने का आदेश दिया। 1 मिनट में लाखों कांग्रेसियों और देशभक्तों की झंडे के प्रति सम्मान से जुड़ी गहरी भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन ऐसा करना गांधी जी को मंजूर था, क्योंकि उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उससे कट्टरपंथी मुसलमान खुश हो रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद महान उदार महात्मा अपनी तथाकथित हिंदू मुस्लिम एकता के स्वप्न के करीब तक नहीं आ पाए।